Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम करने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2012 में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चन तुम कर लोगे तो बोर्ड्स में बहुत अच्छे खासे चांस हो जाएंगे कि ये कैश फ्लो के क्वेश्चन तुम आराम से कर लो. तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मेट में. फॉर्मेट बनता कैसा है कैश फ्लो का? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड हमने डाल दिया 31 मार्च 2026. ईयर इसमें दिया नहीं था तो मैंने अपने तरफ से ईयर लिख दिया. उसके साथ फॉर्मेट बना रखे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट. इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन और हेडिंग डाल दी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ए पार्ट रहते हैं. अब सबसे पहली चीज आती है कभी भी हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है. नेट प्रॉफिट अगर हम चेक करें, क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है डायरेक्टली, तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी नेट प्रॉफिट का जिक्र ना हो, हम क्या करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का जितना भी डिफरेंस होता है वो लेते हैं. जैसे 1 लाख था, 1 लाख से वो 1,80,000 हो गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है. तो 2021 में हमारे पास 1 लाख थे, 2022 में हमारे पास 1,80,000 हो गए. तो 80,000 की क्या हो रखी है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अभी हमने देखा वो आ रहा था 80,000, तो हम यहाँ पे को 80,000 लिख देंगे डिटेल वाले कॉलम में. उसके साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेस कुछ है, बिल्कुल है जी. अगर हम नोट्स में आए, नोट्स में लिख रखा है 12% डिबेंचर. डिबेंचर के आगे जो 12% है ये दर्शाता है इंटरेस्ट को. तो इंटरेस्ट जब हम दे डिबेंचर को, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है एक तरीके से. तो 12% हमें किसका निकालना पड़ेगा, 2 लाख का. दोनों साइड 2 लाख है. अगर यहाँ पे को मान लो 2,40,000 दिया होता कुछ इस तरीके से, तो हम 2,40,000 का निकालते, प्रीवियस ईयर का निकालते हैं कभी भी हम इंटरेस्ट. लेकिन यहाँ पे को 2 लाख है तो 2 लाख का 12% निकालेंगे. ये है हमारा वर्किंग नोट. अब यहाँ पे को 2 लाख का 12% 24,000 आएगा. 2 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है 24,000. तो 24,000 हमारा इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट एक लॉस हुआ तो इसको हम ऐड कर देंगे. ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो था हमारा 24,000 भी लिख दिया हमने यहाँ पे को. उसके साथ साथ और क्या है चेक करें तो हम बैलेंस शीट से तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें नोट्स टू अकाउंट में ही देखना पड़ेगा. डिबेंचर हमने लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल नहीं आएगा. लास्ट बचा है गुडविल. अगर गुडविल तुम देखो, गुडविल में लिख रखा है, गुडविल थी पहले 70,000. इसको करते हैं इरेज थोड़ा सा. गुडविल थी हमारी 70,000, 70,000 वो हो गई, फिर 50,000 कम हो गई है गुडविल. इसका मतलब गुडविल को हमने रिटर्न ऑफ करा है. तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उसे अगर हम रिटर्न ऑफ करें तो वो भी ऐड करते हैं. तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी ऐड होगा. गुडविल रिटर्न ऑफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम एग्जाम में पूरा लिखना. लेकिन गुडविल रिटर्न ऑफ पहले थी वो 70,000, फिर हो गई 50,000. डिफरेंस कितना है, 20,000. तो 20,000 भी हम यहाँ पे को ऐड कर देंगे. उसके साथ और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो उसको जब हम टोटल ऐड करें हमारा आएगा 8 लाख और ये 1,24,000. तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये तुम्हारी एक हेडिंग आती है जो तुम्हें लिखना बहुत जरूरी होता है. बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को अब हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये बिफोर चेंजेस है. आफ्टर चेंजेस क्या आएगा प्रॉफिट, वो देखते हैं. करंट एसेट में आते हैं सबसे पहले. करंट एसेट में अगर हम चेक करें, इन्वेंट्री लिख रखे हैं. इन्वेंट्री 1,40,000 से 20,000 हो गई है. डिक्रीज इन एसेट. तो अगर डिक्रीज इन करंट एसेट हो हम उसे ऐड करते हैं. तो मैं यहाँ पे को लिखता हूं ऐड, पेन का कलर करते हैं चेंज और यहाँ पे को लिखते हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स. डिक्रीज इन करंट एसेट. और वो करंट एसेट क्या था, इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री लिखेंगे. इन्वेंटरीज 1,40,000 थी. अगर हम चेक करें तो अगर आप यहाँ पे को देखें 1,40,000 है, 1,40,000 से 20,000 हो गई. तो मतलब कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1,20,000 का. तो 1,20,000 यहाँ पे को लिख देते हैं जल्दी से. 1,20,000 इसको हम ऐड कर रहे हैं. उसके साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा था मैं यहाँ पे को. ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से 20,000 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो इसे माइनस करेंगे, जो अभी हम नीचे वाले में करेंगे. अभी फिलहाल तो हम ऐड कर रहे हैं. तो करंट एसेट्स में से तो और कुछ ऐड नहीं करने. अब आते हैं करंट लाइबिलिटी में. करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी.
शॉर्ट टर्म बोरिंग हम करंट लायबिलिटी में नहीं लेते हैं, तो इसको तुम खारिज कर सकते हो। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखी है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग को मत लिखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको पूरा काट देना। मेन चीज क्या बची है, ट्रेड पेएबल और अदर करेंट लायबिलिटी, लेकिन इसके आगे नंबर है तो हमें नोट्स टू अकाउंट देखना पड़ेगा, 3 और 4 वाला। 3 में आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है। क्रेडिटर्स देखें तो बढ़ रखे हैं 20,000 से, तो करेंट लायबिलिटी अगर बढ़े तो हम ऐड करते हैं, तो क्रेडिटर को ऐड करते हैं जो होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा था क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने से बढ़ा था चेक करें तो 20,000 से, 20,000 यहाँ पे को ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ हमारा था बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अगर हम देखें 5,000 से घटे हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन अभी तो हम ऐड कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे नीचे वाले सेक्शन में। अभी हम आते हैं अदर करंट लायबिलिटी में। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 55,000 थे, 65,000 हो गए, 10,000 से बढ़ गए हैं तो इसे भी ऐड करेंगे। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हो तुम इसे, 10,000 ऐड कर देंगे। अब उसके साथ करेंगे माइनस, लेस होगा आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट, एक करंट एसेट बढ़ रहा था अगर हम चेक करें तो। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से 20,000 हो रहे थे, 10,000 से बढ़ रहे थे, तो इसे अब हम कर देंगे माइनस। यहाँ पे को 10,000 कर दिया माइनस। उसके साथ साथ करंट एसेट्स इतना ही है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अब हम करेंगे। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है तो ये लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको अब हम लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। डिक्रीज हो रहे थे बिल्स पेएबल 5,000 से, तो इसको हम कर देंगे माइनस, जो है बिल्स पेएबल 5,000। इसको जब हम सॉल्व करें हमारा आंसर आना चाहिए 1,24,000 में से इसको ऐड करेंगे इन तीनों को और इसको करेंगे माइनस, माइनस और प्लस करके इसका आंसर आएगा 4,024 34 2,59,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो फाइनल आंसर होता है उसको हम लिखते हैं आउटर बॉक्स में, 2,59,000 यहाँ पे को आ जाएगा। उसके साथ आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे की एक्टिविटी बहुत सिंपल होने वाली है, मेन दिक्कत आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट में तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है, मैंने कहा था। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखें यहाँ पे को दे रखी नहीं है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट है और हम टेंजेबल एसेट्स लेते हैं सिर्फ। टेंजेबल एसेट्स के आगे 5 पॉइंट है तो 5 में जाएंगे वर्किंग नोट में। फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। अगर हम देखें लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 8 लाख हो गई है, बढ़ गई है, इसका मतलब बढ़ रखी है तो हमने पैसे लगाए होंगे, पैसे बाहर को गए होंगे, 3 लाख रुपए हमने पे करे होंगे, इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेस करी है। हम यहाँ पे को लिखेंगे परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 3 लाख की परचेस करी थी हमने तो 3 लाख यहाँ पे को लिखेंगे, लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि पैसे बाहर को गए होंगे। उसके साथ साथ एक और चीज थी वर्किंग नोट में, मशीनरी। मशीनरी 1,20,000 की थी और 1,30,000 की हो गई नए साल में। 10,000 की मशीनरी हमने और खरीदी है, इसका मतलब तो इसे भी माइनस करो परचेज ऑफ मशीनरी में। परचेज ऑफ मशीनरी, CHINERY, 10,000 यहाँ पे को हम लिखेंगे और ये भी माइनस का है। तो इसको जब हम सॉल्व करें हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेट कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस का आंसर है। अगर प्लस का होता है नेट कैश फ्लो लिखते हैं हम। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपका 3,10,000 और आउटर कॉलम में इसीलिए लिख रखा है क्योंकि फाइनल आंसर हम बाहर ही लिखते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इतनी ही चीजें थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग में 2 चीजें याद रखना कहा था मैंने, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स और उसके साथ साथ आपको शेयर्स भी देखने हैं, ES शेयर्स। तो लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 देखना पड़ेगा हमें। डिवेंचर 2 लाख थे और 2 ही लाख हैं, तो इसका मतलब हमने डिवेंचर परचेज नहीं करे हैं, डिवेंचर से और पैसा नहीं आया होगा हमारे पास, लेकिन 12% हमने इंटरेस्ट पे कर रखा है।
तो इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे पैसा जाएगा हमारी तरफ से, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो दे किसको रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका हिस्सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो ये जो 12,000 इंटरेस्ट देंगे पैसा जाएगा हमारी तरफ से, जो आ रहा था 24,000, 2 लाख का 12% 24,000। तो हमने क्या कर रखा है, इंटरेस्ट पे कर रखा है, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर्स, पेड टू डिबेंचर्स 24,000, और माइनस का आएगा क्योंकि हमने पैसा दे रखा है 24,000। उसके साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग लेंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 थी, 30,000 हो गई। अब इसका मतलब हमने 20,000 लोन चुका दिया है, चुकाने में पैसा गया होगा, तो ये माइनस का हो रहा है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओवरड्राफ्ट पेड भी कह सकते हो तुम। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना लेकिन एग्जाम में 10,000, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि पैसा गया है। उसके साथ साथ अब हमें क्या देखना है, शेयर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, शेयर्स बच रखा है। शेयर्स में कुछ है, नोट नंबर तो नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3,50,000 थे पहले शेयर, फिर क्या हो गए 4,20,000, मतलब हमारे पास 70,000 का पैसा आ रखा है। तो हम इसे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 70,000। अब ये प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का है। जब हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा, ये हो गया 50, 46, 36। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आना चाहिए आपका 36,000। और इन तीनों का अब हम ऐड करेंगे, जो ये ए की फाइनल अमाउंट है यहाँ पे को, फिर बी की फाइनल अमाउंट है और सी की फाइनल अमाउंट है। इनको ऐड करने पे आंसर आना चाहिए, ये माइनस का है, ब्रैकेट लगाते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस का 15,000, जो हम यहाँ पे को लिखेंगे। लेकिन स्टेटमेंट क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी नेट कैश डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब तीनों को ऐड कर दो तुम, ए प्लस बी प्लस सी, तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को ऐड करने के बाद, और यहाँ पे को अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे को ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जब इसको और ओपनिंग बैलेंस को ऐड करोगे हमेशा इक्वल आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या है, क्वेश्चन में ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा। ओपनिंग बैलेंस 2021 का ये है 35,000, तो 35,000 हम यहाँ पे को लिख देंगे 35,000। अब ये प्लस का आ रहा है और ऊपर वाला माइनस का आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, ये 30,000 हो गया, फिर 10,000 और गया तो 20,000, 20,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है 20,000, और क्वेश्चन में क्या 20,000 लिख रखा है क्लोजिंग बैलेंस में, ये तो 10,000 आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रखी है, नीचे चेक करते हैं। 24,000, 70,000, 10,000 चेक करें। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 से कम है, मैंने 10,000 लिख दिया यहाँ पे को। तो जब हम इसको 20,000 लिख दें तो ये भी 26,000 हो जाएगा और ये 25,000 हो जाएगा। तो 25,000 में से जब 35,000 को हम प्लस करें, माइनस का 25,000 है, तब जाके हमारा 10,000 आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है जो क्वेश्चन में लिख रखा है। तो हमारा क्वेश्चन मतलब सही है और आंसर भी बिल्कुल सही है। तो वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।